नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। 2022 विधानसभा का चुनाव का आगाज़ हो चुका है और तमाम पार्टियां भी अपनी दावेदारी के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर रही हैं। 2022 में किसका रण होगा, यह देखने वाला विषय 10 मार्च को ही होगा। चुनाव आयोग ने भी 23 तारीख तक की रैलियों के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। कोविड का रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। 2 लाख से ज़्यादा भी केसेस आज के दिन कोरोना के भारत में आए हुए हैं। उसी के साथ उसी को देखते हुए ठंड और कोरोना की मार ऐसी बढ़ती चली जा रही है जो कि सरकार को भी नियमों के खिलाफ ना जाने के लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं। और तमाम जो राज्यों में अभी चुनाव हैं, लगभग 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, तो अलग अलग सियासी रणनीति लोग तैयार कर रहे हैं। तमाम लोग, तमाम पार्टियां अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़ने की दावेदारी पहली बार भी कर रही हैं। वो कहां तक की सफल होंगी यह तो 10 मार्च को ही देखने का रहेगा। लेकिन मेन जो सत्ता पाने की फिराक में जो मेन पार्टियां हैं वो मात्र उत्तर प्रदेश में 2 या 3 पार्टियां हैं। 2 या 3 पार्टियां में सबसे पहले बीजेपी, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, और उसके विपक्ष में खड़ी है समाजवादी पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी अपना एक अलग दावा है कि हम 400 सीटें लाने के लिए तत्पर हैं और 400 सीटें हम लाएंगे, और उसमें से जो 3 सीटें बची हैं वो योगी आदित्यनाथ खुद तय कर लें कि वो 3 सीटें उसमें से किसको किसको देना चाहते हैं, अपने साथी दलों को या खुद की सीट भी बचाना चाहते हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि राकेश टिकैत की एक दिन पहले बयान कुछ अलग आए कि आरएलडी और सपा गठबंधन का वो समर्थन करेंगे, लेकिन वो इस पार्टी से इस बयान से मुकर गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया आज, तो उन्होंने यह बताया कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। जिसको भी हो वो चुनाव लड़े और जीते, उसका व्यक्तिगत जिसका मत है वो किसी को मत दे जा करके। लेकिन उसी के साथ एक बहुत बड़ी बात राकेश टिकैत ने ये भी कह दी कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव जीतना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मतलब ये इशारे में राकेश टिकैत एक ऐसी बात कह गए, विपक्ष मजबूत है। मतलब उनका मतलब पूरा क्लियर था कि विपक्ष मजबूत होने का मतलब ये है कि विपक्ष में योगी आदित्यनाथ बैठेंगे और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सत्ता में 2022 में विधानसभा में सत्ता में आएंगी। ये उनके एक सेंटेंस से बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। आप भी समझदार हैं, आप सब जानते ही हैं कि विधानसभा के सीटों के बारे में चंद्रशेखर आज़ाद का भी गठजोड़ चल नहीं पाया। हालांकि अखिलेश ने कहा है कि हम तो 2 सीटें देने को तैयार थे, लेकिन चंद्रशेखर के पास दिल्ली से कोई ऐसी खबर आई, कोई फ़ोन आया। पहले तो उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ 2 सीटों पर हम मान जाते हैं और 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। फिर उसके बाद वो बाहर गए और कुछ समय बाद उन्होंने ये बताया कि मैं 2 सीटों पर नहीं लड़ सकता। वो अखिलेश का कहना तो ये है कि दिल्ली से शायद कोई कॉल आई है और दिल्ली से यह कॉल जब आई तब इन्होंने उन 2 सीटों को भी नकार दिया जो हम देने वाले थे। दूसरी बात कि अखिलेश यादव ने ये भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कि यह सब बीजेपी की रणनीतियां हैं कि हमारी पार्टी को कैसे तोड़ दिया जाए, और अलग अलग बीजेपी की तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि कैसे भी विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी है उसको सत्ता तक ना आने दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता में सपा आ करके ही रहेगी इस बार, और 3 सीटें तय कर ले कि बीजेपी किसको देने वाली है। उसी के साथ मैं अब थोड़ा सा राजनीतिक पहलुओं को लेकर के आऊँगा, जो वास्तविकता है ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें यदि बातें की जाएँ तो यदि अवध का क्षेत्र बीजेपी के लिए देखा जाए जो वास्तविक तौर से, तो कहीं ना कहीं अवध का क्षेत्र जो बीजेपी के लिए थोड़ा मजबूत गढ़ माना जाता है। यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सबसे ज़्यादा अवध की सीटों को लेकर के आती है। बहुत सारी ज़्यादा सीटें अवध की क्षेत्र से थी। लेकिन दूसरी बात और करें कि 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में भी सेंधमारी अच्छी तरीके से की थी।
हालांकि यही तो नहीं कोई ऑफर हो सकता, यही कोई हथकंडा तो नहीं हो सकता है बीजेपी के लिए कि शायद गोरखपुर से जो टिकट दिया गया है योगी आदित्यनाथ को, तो वो पूर्वांचल को साधने की प्रक्रिया हो पूरी, यह हो सकता है। देखिए क्या है कि पूर्वांचल छिटक रहा है, पूर्वांचल सभी को पता है कि पूर्वांचल छिटक रहा है। जो भी पूर्वांचल से सीटें लेकर के आएगा वह ही सत्ता में काबिज होगा, सत्ता के काबिज होगा और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होगा, यह सभी को पता है। और पूर्वांचल से सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की थी ही, आपको पता ही होगा। लेकिन मैं एबीपी सी वोटर के सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि एबीपी सी वोटर के सर्वे ने क्या कहा है। अभी पिछले हफ्ते में जो एबीपी सी वोटर का सर्वे था उसमें पूर्वांचल में 130 सीटें हैं, 130 सीटों में पूरा सर्वे हुआ था और उसमें 41% वोट है वो बीजेपी प्लस को जाता है। उसी के साथ जो एसपी है, समाजवादी पार्टी प्लस, गठबंधन की सरकार, गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी का, वह 35% समाजवादी पार्टी प्लस को जाता है। बीएसपी ने किसी से गठबंधन नहीं कर रखा है, उसके लिए 12% वोट बसपा को जाता है और कांग्रेस को 7% और अन्य को 5%। और ये अन्य किसकी सीटों को ले जाएंगे, किसके वोट बैंक को ले जाएंगे, यह भी विषय होगा। हालांकि संजय निषाद कितना क्या कर पाते हैं और ओपी राजभर क्या कर पाते हैं। ओपी राजभर के कुछ वोटों पर प्रभाव है कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के वोटों का। शेड्यूल कास्ट के जो वोट हैं, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वोट जो है वो उस ओपी राजभर की कुछ सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद का भी वोट है। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद यदि गठबंधन सपा से नहीं हो पाया तो क्या ओपी राजभर की सीटों पर सेंधमारी क्या चंद्रशेखर आज़ाद भी कर सकते हैं? यह भी बहुत बड़ा विषय है इसको लेकर के। दूसरी बात यदि हम करें कि 2017 के बाद की बात करें तो अवध क्षेत्र से सबसे ज़्यादा बीजेपी सीटें लेकर के आई। सीटों का बंटवारा जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एबीपी सी वोटर के अकॉर्डिंग हम आपके इस सर्वे को बता रहे हैं। हालांकि मेरा अपना भी सर्वे कुछ अलग तरीके से है, लेकिन मैं उसकी बाद में बात करूँगा जब चुनाव के पहले मैं उसे रिलीज़ करूँगा कि क्या है ओवरऑल देखने के बाद। अवध की लगभग 118 सीट्स हैं, जो अवध की सीट्स हैं उसमें से 44% बीजेपी का वोट बैंक है। यह सर्वे के अकॉर्डिंग है एबीपी सी वोटर के सर्वे। हालांकि 31% सपा गठबंधन का, सपा प्लस का जो वोट है वो है 31%, 31%। बीएसपी 9% है वोट जो अवध क्षेत्र में है। हालांकि वहीं पर कांग्रेस का जो वोट बैंक है अवध के क्षेत्र में वो 8% है। उसी के साथ जो अन्य दल हैं उनका 6% वोट है। उसी के साथ देखा जाए इसमें मोटा मोटी तो 31% सपा प्लस और बीजेपी का जो है वो 44%। इसमें काफ़ी अंतर दिखता है, मतलब मान के चलो 13% का अंतर पूरा मोटा मोटा अवध के क्षेत्र में दिखता है। 13% में मान के चलो 50 सीटों का हेर फेर हो जाता है। तो इससे यदि अनुमान लगाया जाए तो बहुत कम अंतर के साथ, अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, बीजेपी कम वोटों को सीटों में ज़्यादा तब्दील कर देती है। या देखने वाला विषय यदि पिछली सरकार की बात करें या पिछले जितने भी चुनाव बीजेपी के हुए हैं उसमें से वोट बैंक तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कम वोट बैंक में ज़्यादा सीटें निकालना कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति जो है वो बहुत सही काबिज होती चली जा रही है। तो हालांकि सपा के पास वोट बैंक, बसपा के पास भी वोट बैंक अच्छा खासा रहता है, लेकिन वो उसे सीटों में तब्दील नहीं कर पाती है। उसी के साथ यदि बात करें तो पूर्वांचल अवध को मिला करके 248 सीटें हो जाती हैं। 248 सीटों में यह मायने रखा जाएगा कि पूर्वांचल की जो 130 सीट्स हैं उसमें से कौन वहाँ से दमखम मार करके लाता है। अब पूर्वांचल हालांकि जो सीट सभी पार्टियों का लगभग यदि बात करें बीजेपी का और सपा और बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जाट आंदोलन कर रहे थे, हालांकि उसी के बाद जाटों को ही टिकट दे दिया गया है। वहाँ से क्या होगा। दूसरी बात ये भी है, शायद यही तो बात नहीं है कि जाट का विरोध करने के लिए राकेश टिकैत अपनी बात से मुखर गए हैं, यह भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा वो तो देखने का विषय रहेगा। अब ओबीसी, इस पहली लिस्ट में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को भी तर्ज दी गई है और शेड्यूल कास्ट को भी जगह ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किया गया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वोट बैंक को मेन फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी दल कर रहे हैं।
क्योंकि इतना दलदल हो चुका है कि सभी ओबीसी और एससी एसटी वोट बैंक पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं। उसी से बेड़ा और नैया पार होगी। किसी भी सरकार को यदि बनाना है, किसी को भी सरकार बनानी है तो उसे लेकर के साथ करके चलना ही पड़ेगा। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 80 सीटें शेड्यूल कास्ट की हैं, रिजर्व सीटें हैं। तो उन 80 सीटों पर किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा यह भी देखने का विषय रहेगा। हालांकि जो यदि बुंदेलखंड रीजन की बात करें, बुंदेलखंड रीजन में भी 19 सीटें हैं, 19 सीटें टोटल आती हैं। बुंदेलखंड में यदि बीजेपी की बात करें तो 42% वोट बैंक एबीपी वोटर के सर्वे के अनुसार है बीजेपी प्लस को। एसपी को जो है वो 33% वोट बैंक जो एसपी गठबंधन को है, सपा गठबंधन को है, वो एबीपी वोटर के सर्वे से 33% वोट उसे मिल रहा है। वहीं पर जो बीएसपी है, समाज जो बसपा है, बसपा को भी 11% वोट बुंदेलखंड रीजन से मिल रहा है और कांग्रेस को 9% और अदर को 5%। अब यह भी देखने का विषय रहेगा, ये 19 सीटें यदि इंक्लूड की जाएँ तब सरकार किसकी बनती है। उसमें भी यदि बीजेपी आगे चल रही है, यदि पश्चिमी यूपी की बात करें, पश्चिमी यूपी भी बहुत बड़ा बीजेपी का ही गढ़ कहा जाता है। हालांकि यदि देखा जाए हाल ही में तो बीजेपी अच्छा कर रही है पश्चिमी यूपी में भी। तो पश्चिमी यूपी में 136 सीटें आती हैं। पश्चिमी यूपी में 136 सीटों में से बीजेपी 40% सीट्स पे अपना क्षमा करें 40% वोट बैंक पे अपना कायम है। सर्वे के अनुसार हम बता रहे हैं 40% वोट बैंक बीजेपी का निकल करके आ रहा है। वहीं पर 33% सपा बढ़ोतरी में है, सपा बढ़ रही है। सपा प्लस जो गठबंधन है वो बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी के नज़दीक नहीं है। 7% का वोट बैंक जो ये बीच में गैप है, इसमें भी बहुत सारी लगभग 30 से 40 लगभग सीटें कवर हो सकती हैं। और किस सीट पर कितना वोट शेयर है ये भी मायने रखेगा कि उस समय कितना है। बीएसपी जो है वो 15% पश्चिमी यूपी में, जहां पर 136 सीटें हैं, कांग्रेस 7% और अदर 5% में सिमट रहा है। अब यदि बात करें पूरी 403 सीटों की, 403 सीटों में ये पूरा गणित यदि मोटा मोटा बैठाया जाए तो बीजेपी जब किसान आंदोलन को जब वापस लिया उसके बाद उसका 1% वोट बढ़ा है। यदि देखा जाए तो 1 से 2% वोट बढ़ा है। तो जहाँ कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो किसान बिल है उसके वापस लेने के बाद क्या यह रणनीति प्रधानमंत्री की थी? वो जानते थे कि क्या वहाँ पर वोट शेयर में उन्हें बढ़ोतरी मिलेगी, या कोई सोची समझी रणनीति ही थी? यदि पूरा ओवरऑल यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सीटों में पूरे वोट बैंक की बात करें तो उसमें से 41% जो वोट बैंक है वो बीजेपी को जाता है। और उसी के साथ जो 34% सपा प्लस को वोट मिलने के लिए अभी सर्वे में आ रहा है कि 30% वोट सपा का है और 12% बीएसपी, वहीं कांग्रेस को 8% और 5% अदर को मिलेगा। हालांकि ओबीसी ही सभी लगभग सीटों पर तय करेगा कि सत्ता में कौन जाएगा। ओबीसी और एससी एसटी यही तय करेंगे कि सत्ता में कौन काबिज होगा और कौन काबिज उसके लायक कौन है। यह बहुत बड़ा विषय है। और दूसरी बात यदि मोटे मैं बता दूं सबसे पहले कि कौन कितना वोट बैंक किसका उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक सबसे यदि निषाद और मल्लाह की बात की जाए तो 4.3% उत्तर प्रदेश में निषाद समाज है वो भी 4.3%, निषाद और मल्लाह को मिला करके 4.3% वोट बैंक उत्तर प्रदेश में ये लोग रखते हैं। दूसरी बात यदि तेली और शाहू की बात की जाए, तेली शाहू 4% वोट बैंक को पूरा अपने खाते में रखते इन जातिगत समीकरण को लेकर के। यदि तेली और शाहू 4% वोट बैंक किसको दे देंगे तो थोड़ा बहुत कुछ सीटों का फ़र्क पड़ सकता है। जाट की बात करें 3.6%, सबसे बड़ा फैक्टर ये है जाट का। जाट किसके साथ जाता है? 3.6% जाट है, वह पश्चिमी यूपी पर भी अपनी पैठ बनाए हुए है जाट, और इसीलिए बीजेपी ने जाटों को ही
कमान संभाल दी गई है और उनको ही टिकट दे दिया गया है। कुछ जाटों को टिकट दिया गया है जहाँ से वो जानते थे कि वहाँ से सीट नहीं निकाल मिलेगी, तो वहाँ से जाटों को टिकट। वो बंटवारा कैसा हो जाता है 3.6% में। शायद कुछ जाट गुस्सा भी हैं, नाराज़ हैं बीजेपी से, लेकिन कुछ इस किसान बिल को वापस लेने के बाद खुश भी हैं। तो इसके साथ क्या होता है और राजनीतिक माहौल के साथ ये जातिगत समीकरण कितने मजबूत बैठते हैं समाज के अंदर, यह देखने का विषय रहेगा। लोध की बात करें, यदि लोध की बात करें तो लोध उत्तर प्रदेश में 4.9% है। 4.9% लगभग 50 से 60 सीटों पर कवर करता है। आपको बहुत बड़ी खबर ये भी है कि 4.9% जो लोध है वो भी लगभग 40 से 50 सीट्स पर अपना वो अस्तित्व रखता है। दूसरी बात, यदि यादव वोट बैंक की करें, यादव वोट बैंक भी सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यादव वोट बैंक भी तय करता है कि सत्ता में तक कौन जाएगा। बीजेपी को भी यादव वोट बैंक ने बहुत वोट दिया था, यादव ने बहुत वोट दिया, इसीलिए बीजेपी भी बहुत सारी सीटों पर यादवों की बदौलत जीती थी। यदि यादव की बात करें तो सपा के साथ पूरा यादव नहीं जाता है, यह आपको मानना पड़ेगा। यादव 21.1% यादव वोट बैंक है। यादव वोट बैंक किसके साथ जाता है, कितना तितर बितर होता है या एकजुट चला जाता है, यही सब निर्णय करेगा, यही निर्धारित करेगा कि कौन कहाँ जाता है। क्योंकि ये क्या होता है कि बीजेपी भी अपने कुछ यादवों के गढ़ में यादवों को ही टिकट देती थी, तो ये जातिगत पैटर्न जो है ना, ये तितर बितर हो जाते हैं और पार्टी को लेकर के नहीं वोट देते हैं। तो ये व्यक्तिगत मत भी होता है कभी कभी लोगों का, तो ये छिटक जाता है। कुर्मी की बात करें, कुर्मी 7.5% है। कुर्मी भी लगभग 100 सीटों पर अपनी कमान संभाले रखता है। लगभग 80 से 100 सीटें कुर्मी बाहुल्य क्षेत्रों में भी हैं। तो सब पर निर्धारित ये भी करता है। हालांकि अनुप्रिया पटेल की बात करें, अनुप्रिया पटेल तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर ही रखी हैं, तो पश्चिमी यूपी की सीटें अनुप्रिया पटेल के साथ जा सकती हैं और अनुप्रिया पटेल अपनी सीटें निकाल सकती हैं। दूसरी बात, अनुप्रिया पटेल की माँ जो अपना दल ये हैं, अनुप्रिया पटेल और अपना दल जो है उनकी माँ, वो सपा के साथ गठबंधन कर ली हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ सीटें लाने का प्रयास कर सकती, कुछ वोट बैंक जो कुर्मी वोट बैंक है वो काट करके सपा में भी लाने का प्रयास कर सकती। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कुर्मी युवा महासंघ। कुर्मी युवा महासंघ का गठबंधन सपा के साथ नहीं हो पाया है और आम आदमी पार्टी, अनिल वर्मा जो कि उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं की कुर्मी युवा महासंघ भी है, तो कुर्मी युवा महासंघ के साथ भी लोग यदि बात करें तो इस इधर अवध के क्षेत्र में कुर्मी युवा महासंघ के साथ लोग बहुत सारे जुड़े हैं और जो कुर्मी वोट बैंक है वो कुर्मी युवा महासंघ अच्छे तरीके से टटोल रहा है और जुड़ा है, वो आम आदमी पार्टी के साथ भी जा सकता है। कुर्मी युवा महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अनिल वर्मा, तो वो भी कहीं ना कहीं इधर ही से चुनाव लड़ने की फिराक में हैं और अभी संजय सिंह ने भी कुछ कैंडिडेट्स को अपने उतार दिया है आम आदमी पार्टी के, तो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्रों में भी कुर्मी का दबदबा है। अब ये आम आदमी पार्टी किसका गठबंधन करती है आगे चल के, यह भी विषय बहुत बड़ा रहेगा। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद की तरह आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन एट द टाइम पर नहीं हो सका है। हालांकि पहले बातचीत काफ़ी दिन से चल रही थी संजय सिंह की अखिलेश यादव से, लेकिन संजय सिंह और अखिलेश यादव की बातें सीटों पर शायद नहीं बन पाई। हालांकि मैं पुख्ता नहीं कर सकता हूं कि क्या हुआ, क्या बात हुई है उनके अंदरूनी खाने से, ये नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन यह ज़रूर है कि शायद बात बनी नहीं, इसीलिए संजय सिंह अलग अपनी आम आदमी पार्टी को लेकर के 150 सीटों पर चुनाव लड़ाने के फिराक में है, शायद उससे ज़्यादा भी सीटों पर चुनाव लड़ाएं। और उधर असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे माया जाल जो बिछा रखे हैं, जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं उनमें कैसे सेंधमारी करते हैं, यह भी विषय है। 9 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिकट दे दिया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी सपा का कितना घाटा कर पाते हैं यह भी देखने का विषय रहेगा। और मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम्स को ही टिकट दे रहे हैं जो असदुद्दीन AIIM असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो यह क्या सपा को नुकसान करेगा, यह भी बहुत बड़ा विषय रहता है कि क्या है। हालांकि हम आपके साथ हमेशा बाद में भी जुड़े रहेंगे और हम बताएंगे आपको नई खबरों के बारे में, जो नए अपडेट्स आएंगे कि सरकार में कौन दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके और उसके कार्यभार को संभालने के लिए काबिज है और कौन नहीं। हम सीटों के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।